हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी को पता है कि 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर है। 8 मार्च 2025 में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ गृह विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों केवल बालिकाओं के लिए है, अथवा जिन बच्चों ने भी गृह विज्ञान विषय को चुना है उनके लिए भी है, क्योंकि सिलेबस सभी का एक जैसा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को। ये जो वायरल मॉडल पेपर है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 8 मार्च 2025 में बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है, प्रिंट करा लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और यहाँ पर इस कोड को याद कर लेना। 823 EC कोड का वायरल मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, यानी रोल नंबर, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड यानी खंड आ और खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक में भरना होगा, यानी OMR सीट में भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि आपने एक बार OMR सीट में कोई भी गोला काला कर दिया, फिर उसके बाद आपको उसको काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर से खुरचना है और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो होगा, जिसमें 50 अंक के प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इनका आपको आंसर यानी उत्तर लिखना होगा बोर्ड कॉपी पर, यानी जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड आके इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। 8 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएंगे। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर सीट में गोले को काला करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? श्वसन की दर, या रुधिर का दाब, या शरीर का तापमान, या नाड़ी की गति। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डॉक्टर यानी चिकित्सक के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, आपको जब बुखार हो जाता है तो वह थर्मामीटर आपको देते हैं लगाने के लिए, और इससे वह क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान, यानी शरीर का टेम्परेचर कितना है, ताकि वह आपको बिल्कुल सही और सटीक दवाई दे सकें। तो थर्मामीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, आप देख सकते हो कितने आसान प्रश्न हैं और इनको आप बिल्कुल आसानी से तैयार कर लेंगे। 70 में 70 लाना आपके लिए, सभी चीजें क्लियर करना
और सब चीज़ों को आपको मैं क्लियर करा के ही बताऊंगा कि 70 में 70 कैसे लाना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 लाना है यदि आपको, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। आपको अपनी नोट्स की रिवीजन करनी होगी, आपको अपने बनाए गए जो नोट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करना होगा, रिवीजन करना होगा, और यहाँ पर जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्म सेंक किस अवस्था में की जाती है? गर्म सेंक किस अवस्था में की जाती है? ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान दें। गर्म सेंक किस अवस्था में की जाती है? प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होती है ठंडी सेक, एक होती है ठंडी सेक, और यहाँ पर प्रश्न में क्या है? गर्म सेक। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, गर्म सेक जो है यह की जाती है तीव्र दर्द में। यदि शरीर में बहुत अधिक दर्द है किसी भी स्थान पर, तो आप गर्म सेंक दे सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ठंडी सेंक कब दी जाती है? जब किसी को तेज ज्वर या बुखार आता है तब उसे ठंडी सेंक दी जाती है। गर्म सेंक दी जाती है तीव्र दर्द होने पर, यानी बहुत अधिक दर्द होने पर गर्म सेंक दी जाती है। ठंडी सेक दी जाती है जब किसी को तेज ज्वर या बुखार आता है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प है, एक विकल्प मिसप्रिंट है, एक विकल्प मिसप्रिंट है, और वो विकल्प कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कैल्शियम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, गाजर उत्तम स्रोत है, तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग फैलते हैं, तो जो संक्रामक रोग होते हैं वह जल के द्वारा फैलते हैं, वायु के द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं, और सभी प्रकार से, यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी प्रकार से संक्रामक रोग फैलते हैं, जल के द्वारा, वायु द्वारा और संपर्क के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है, तो डेंगू रोग किससे फैलता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। प्रश्न अगला है, मक्खियों द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, 8 मार्च के लिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। मक्खियों के द्वारा क्या फैलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हैजा। अगला प्रश्न है, रक्त यानी रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त यानी रुधिर यानी खून की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, फेफड़े में। अगला प्रश्न है, किसी परिवार में निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। किसी परिवार में निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बजट कहलाता है। एक सड़क के बीच एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, कोई सड़क है और उस पे एक निरंतर पीली लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि हमको ओवरटेकिंग नहीं करना है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 5 लीटर दूध का दाम क्या है? 220 रुपया, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 44 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम 44 रुपये को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। यदि हम 44 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, हासिल 2 आए, यहाँ पर 2 हासिल आ गए, 5 चौको 20 और 2 22, 220 आ गया। यानी 5 लीटर दूध का दाम कितना है, 220 रुपया है। तो 1 लीटर दूध का दाम हो जाएगा 44 रुपया, यानी 44। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है या CO2 है या H2O2 है या HO है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता है ये प्रश्न। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें डाली जाती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों मनाया जाता है किस दिन, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन हैं, तो आप सभी जानते हैं नगरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, औद्योगिकरण के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वाहनों का धुआं जो निकलता है इससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ये सभी कारक हैं पर्यावरण प्रदूषण के। अगला प्रश्न है चेचक के विषाणु का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों चेचक के विषाणु का नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बैरिसेला जोस्टर वायरस, डी वाला ऑप्शन सही होगा। सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं, तो सिलाई के सामान को रखने वाला डिब्बा क्या कहलाता है, सिलाई किट कहा जाता है उसको, सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कितने इजी प्रश्न आते हैं और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, सेम यही प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, सब्जियों को धोना चाहिए, तो जब आप सब्जी बनाते हैं घर पर तो आप उनको कब धोते हो, सब्जियों को छीलने के बाद धोते हो या छीलने के पहले धो लेते हो या काटने के बाद या प्रत्येक बार, छीलने और काटने दोनों बार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सब्जियों को कब धोना चाहिए, छीलने के पहले धोना चाहिए, ताकि सब्जियों को काटने के बाद यदि हम धोते हैं तो क्या होगा, उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सब्जियों को छीलने के पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, नरम तथा तरल आहार देना चाहिए। अतिसार के रोगी को नरम तथा तरल आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में मेरे प्यारे बच्चों कुल 14 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। यहाँ पर आपने देखा कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, और ये पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जब आप इनका आंसर बिल्कुल सही तरीके से और सही भरते हैं OMR सेट में। अब बारी आती है खंड बा की, जिसमें यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में देना है, 25 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग, पारिवारिक बजट क्या है, पारिवारिक बजट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का जो प्रश्न आएगा आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना, क्योंकि पारिवारिक बजट क्या है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक बजट किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। किसी निश्चित समयावधि, मान लीजिए 1 माह, 1 महीने की अवधि, 1 महीने की अवधि, और इस अवधि में
क्या किया गया, किसी परिवार की आय और व्यय यानी आमदनी और खर्च का पूर्वानुमान ही क्या है, पारिवारिक बजट है। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है तो 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपया, तो 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। प्रश्नोत्तर संख्या 22। 1 लीटर दूध, यहां पर दूध होगा, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपया है। 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 15 गुणे 6 यानी 15 छक्का 90 रुपया होगा यहाँ पर आंसर। 1 लीटर दूध का मूल्य है 15 रुपया, तो 6 लीटर दूध का मूल्य होगा 15 गुणे 6 यानी 15 छक्का 90 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। इस तरह का कोई भी सवाल आए आप जो है घबराइएगा नहीं, इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 23 है, 2 निःसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 23। 2 निःसंक्रमण पदार्थ हैं, फार्मेलिन का घोल एवं DDT। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24। आसुत जल की उपयोगिता लिखिए। आसुत जल की उपयोगिता क्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आसुत जल स्वादिष्ट तथा सुपाच्य होता है। आसुत जल में भोजन पकने के बाद भली प्रकार गल जाता है। आसुत जल जो होता है स्वादिष्ट तथा सुपाच्य होता है और आसुत जल में भोजन पकने के बाद क्या होता है, भली प्रकार से गल जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है, सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण बताइए। तो क्या कारण हैं जो सिलाई मशीन की सुई टूट जाती है, 2 कारण आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण निम्न हैं। पहला कारण है धागा कच्चा होगा तब टूट जाएगी। दूसरा कारण है सुई टेढ़ी या गलत लगी होगी तब भी वह टूट जाएगी। तो ये 2 कारण हैं सिलाई मशीन की सुई टूटने के। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर, मनुष्य के शरीर में जल होता है 70 से 75%। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर भी निर्देश है। क्या है निर्देश, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या 27 क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, आप देख सकते हो 2025 बोर्ड एग्जाम में इस तरह का जो प्रश्न आएगा 4 नंबर का आएगा। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझते चलेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 27, इसका उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहला अंतर क्या है, प्राकृतिक श्वसन सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। प्राकृतिक श्वसन यानी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। और जब हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में कोई बाधा आ जाती है तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, कृत्रिम श्वसन की यानी ऑक्सीजन लगवाने की आवश्यकता होती है। अगला अंतर क्या है, प्राकृतिक श्वसन सामान्य परिस्थितियों में यह क्रिया आजीवन निरंतर चलती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही सीमित समय के लिए ही चल पाती है। प्राकृतिक जो श्वसन क्रिया होती है यह सामान्य परिस्थितियों में और आजीवन चलने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया कुछ सीमित समय के लिए ही चलाई जाती है। अगला अंतर है यहाँ पर, यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती है।
प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो उसको कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाएगी और यह आवश्यकता पड़ने पर ही कराई जाती है, बेवजह नहीं कराई जाती। अगला अंतर है प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वयं ही पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को विशेष श्रम करना होता है, उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित भी होती है। कौन सी? कृत्रिम श्वसन क्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 का अथवा है। 2025 बोर्ड एग्जाम में अब अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग जो है जरूर देख लें। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर इसका उत्तर का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। कह रहा है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं, यानी पेड़ लगाने से हमको कौन कौन से लाभ होंगे? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, इसको याद नहीं करना है, समझना है आप सभी को। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है? वृक्षों से हमें लकड़ियां, यहाँ पर लकड़ियां होगा, लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए काम आती हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं, यानी वन जो होते हैं वह पर्यावरण को भी नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है वृक्ष लगाने से वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है और सभी जीवित प्राणियों के लिए भी ऑक्सीजन क्या है? अनिवार्य है। चौथा लाभ है यहाँ पर वनों के होने से मृदा का अपरदन भी नहीं होता, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को जकड़े रखती हैं, और जब बारिश होती है तो मिट्टी में जो पेड़ों की जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं, इसलिए मृदा बहकर भी नहीं जाती। पांचवा लाभ है वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम होती है। मेरे प्यारे बच्चों, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। प्रश्न संख्या 28 का अथवा मलेरिया रोग से बचने के क्या उपाय हैं, इस रोग से बचने के क्या लक्षण हैं? तो अथवा में भी नहीं आएगा प्रश्न, यानी इस तरह से आएगा प्रश्न 27, 28, 29, 30 और 31 अथवा में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना है। चलिए इसका जो है उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा रोग के लक्षण क्या हैं, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, आगे भी है इस प्रश्न का उत्तर, मलेरिया रोग से बचने के उपाय क्या हैं, तो यहाँ पर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 29। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस को किसके द्वारा जारी किया जाता है? परिवहन विभाग के द्वारा। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यदि आप 2 पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको
दो पहिया वाहन चलाकर दिखाना होगा। यदि आप चार पहिया वाहन यानी फोर व्हीलर का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको फोर व्हीलर चलाकर दिखाना होगा, तब आपका लाइसेंस बनेगा, क्योंकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार क्या हो रही है, सख्त हो रही है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आजकल आपने देखा होगा जिनका लाइसेंस नहीं है वो भी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो जब वह पकड़े जाते हैं तो यातायात पुलिस क्या करती है, यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले लाइसेंस की मांग करती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। यातायात पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर सबसे पहले क्या मांगते हैं, वह लोग लाइसेंस मांगते हैं और इसके बाद अन्य दस्तावेज देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में है, घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का अथवा, घर पर सिलाई की उपयोगिता। अब यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निर्जलीकरण क्या है। प्रश्न संख्या 30 है, निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 यानी 8 मार्च को ये प्रश्न बिल्कुल 100% आना तय है। तो निर्जलीकरण क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग यहां पर समझिएगा। उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है। जब आपको या किसी को उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए तो शरीर से क्या निकल जाता है, जल की जो मात्रा होती है, पानी की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी को ही क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी, चुटकी भर खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर पीने को देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, प्रश्न संख्या 30 का अथवा है जो कि अब नहीं आएगा। अब ये जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका उत्तर भी आप लोग समझते चलें। प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का अथवा है और इसका उत्तर का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी अथवा में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहने का आप तात्पर्य है कि अथवा में अब नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर 27 प्रश्न है, फिर अथवा है, 28 है, फिर अथवा है, 29 है, फिर अथवा है, 30 है, फिर अथवा है। ऐसा अथवा में नहीं आएगा, बाकी आएंगे ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट हैं, तो तैयार जरूर कर लेना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रेशर कुकर की उपयोगिता, इसका उत्तर का आप जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 है, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। तो भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं, यानी क्यों भोजन पकाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 31 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, सुपाच्य भोजन। भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव, श्वेतसार, मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक तरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। दूसरा क्या है, आहार को स्वादिष्ट बनाना। पाक क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना भी है। विभिन्न खाद्य सामग्रियां कच्ची अवस्था में
स्वादिष्ट नहीं होती, बल्कि उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है। इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट हो जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। तीसरा उद्देश्य है आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक भी बनाना होता है। पकने पर आहार का जो है स्वाद जो होता है क्या होता है, पकने पर आहार का स्वाद रुचिकर हो जाता है, अरुचिकर नहीं होता। पकने पर जो है उसका स्वाद क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाए तो ये स्वादिष्ट बन जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है आहार को विविधता प्रदान करना। पाक क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य सामग्री को विविधता प्रदान करना भी है। पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आहार की विविधता व्यक्ति को अधिक संतोष प्रदान करती है तथा आहार के प्रति रुचि बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लें जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में, प्रश्न संख्या 31 का अथवा, जो कि नहीं आएगा, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, बाकी 31 वाला प्रश्न आएगा। ठंडी सेंक कब की जाती है, ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है आप लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न जो है अथवा में नहीं आता है, अब 2025 में नहीं आएगा, फिर भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर ध्यान दें, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। तो प्रश्न संख्या 32 क्या है, डेंगू से आप क्या समझती हैं, इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न जिसे आपको तैयार करना है, अथवा में ड्राइविंग लाइसेंस से आप क्या समझते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार बताइए। और प्रश्न संख्या 33 है, यहाँ पर भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न यहाँ पर अगला है कि अथवा में क्या प्रश्न है, अस्थिभंग से आप क्या समझते हैं, अस्थिभंग के लक्षण बताइए। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 है जिसको आपको तैयार करके जाना है। स्पंज करने का क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको तैयार कर लेना है 2025, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च को सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और इससे भी अन्य बेहतर मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सको। आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।